सभी जो आसपास के दोस्त हैं ना, जाकिर भी इतने खूबसूरत इंसान हैं कि कोई दोस्त उसको छोड़ता नहीं है। मुंबई में आते हैं तो हमें पता चलता है हम स्ट्रेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं, जिनसे जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखते भी नहीं है। जैसे शुक्ल जी की एक कविता है ना, जो मेरे घर नहीं आएंगे मैं उनके घर चला जाऊंगा। जान पहचान बहुत है, दोस्त बहुत कम है। तो जैसे जाकिर ने कभी कहा था कि काम 19 हो, आदमी 20 चाहिए। वो पढ़ने के बाद तो गूज़बम्स आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसको तो ख़त्म करना है। बट जब मैंने वो किताब पढ़ी तो अवेलेबल भी है, मैंने मांडू नहीं देखा। तो ये अथाह लग्जरी में एक लेखक रहता है, उसने एक संसार बनाया, वो संसार को वो देख रहा है और उसके जो रिपरकशन होते हैं वो परिवार को झेलना होता है। रिश्वतें फिर क्यों ना ले, हम भूख के मारे हुए। क्रिकेट तो नहीं खेल रहा हूँ, कमेंट्री कर सकता हूँ क्या? तो मौका मिला कमेंट्री करने हाँ, तो कमेंट्री मैंने की। जहाँ पहुँचे आप छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा, मगर धीरे धीरे। निहाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। हेलो प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सोचा मुझसे बात करने का। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, भी कुछ देर से तो हम मिल ही रहे हैं। हाँ, सही अच्छी बात कॉफ़ी पे बैठे हैं, जीवन अच्छा बीत रहा है, और क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, पटना से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई, कैसा रहा सफ़र? बढ़िया था। पटना मेरा बचपन का शहर है। दिल्ली मेरे शुरुआती मतलब कॉलेज और शुरुआती नौकरी जो थी वो दिल्ली में की। तो एक तरीके से कह सकते हैं शुरुआती जवानी के दिन जो हैं वो दिल्ली में बीते हैं। और मुंबई जो है 2017 में मैं आ गया था। तो मुंबई पिछले 7 साल 8 साल जो भी है, वैसा 7 साल का समय मुंबई में बीता है। तो भी अच्छा चल रहा है। पटना से दिल्ली जाना ज़्यादा बड़ा कल्चरल शॉक था, क्योंकि जब मैं पटना में बड़ा हो रहा था लेट 90s और अर्ली 2000 में, तो दुनिया उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हुई थी जैसी अब है। अभी पटना वालों के लिए दिल्ली और मुंबई में बहुत डिफरेंस नहीं है। हाँ। एक तरह का है, मतलब एक समाज का जो एक नज़रिया होता है वो तो चलो एक तरह का रहता है। हर जगह का अपना अपना एक कल्चरल बैकग्राउंड है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। लेकिन अब बहुत कनेक्टेड है फिर भी। अभी एवेन्यूज ज़्यादा हैं। तो मैं जब पटना से दिल्ली गया था तो मेरे लिए कल्चरल शॉक बहुत था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पहली बार देख रहा था। और जब दिल्ली से मुंबई आया तो आपने दुनिया देख लिया था, नौकरी कर चुके थे, तो वो अच्छा भी था। तो नौकरी आपने किस फील्ड में थी? आई थिंक आप पत्रकारिता में थे इससे पहले। मैंने पढ़ाई जर्नलिज्म की। अच्छा। मैं IIMC से मैंने पढ़ाई की 2012 में। और ऐसा बचपन में मैंने सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। अच्छा। लेकिन फिर मैं जर्नलिज्म कॉलेज गया और उसमें मैंने देश के पत्रकारिता की हालत देखी और मुझे लगा कि कुछ भी करूंगा लेकिन जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा। लेकिन फिर मैंने बहुत छोटे समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए मैंने 2-3 जगह काम किया। लेकिन उन सभी प्रोसेस में जो मेरा सबसे अच्छा समय बीता वो जर्नलिज्म की नौकरी नहीं थी, वो थी कम्युनिकेशंस इंचार्ज था मैं ADR नाम के एक NGO में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिनका हमारे देश के डेमोक्रेसी में अद्भुत योगदान है। और मैं 2014 से लेके करीब करीब 16 तक वहाँ पे था। तो 1.5-2 साल था मैं ADR में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स ने 97 में स्टार्ट किया था। अच्छा। ब्रिलियंट काम किया उन लोगों ने। अगर हम अपने देश में किसी भी नेता की क्रिमिनल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानते हैं आज, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ पीपल एट ADR। तो वो वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। तो और बहुत क्रूशियल टाइम पे काम कर रहा था, क्योंकि उस समय 2014 के जनरल इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें मैं कम्युनिकेशंस संभाल रहा था। बहुत क्लोजली हम ECI के साथ काम करते, ADR काम करता है। तो बहुत अच्छा काम था वो। देश की राजनीति को समझने में भी काफ़ी उसने योगदान दिया। तो उसमें कुछ रिस्क भी था या नहीं, कुछ रिस्क नहीं था। बड़ा अच्छा काम है। रिस्क तो सड़क पे चलने में भी है। उसका क्या कर सकते हैं। तो आपको कब लगा कि मुझे थिएटर और राइटिंग करना है?
थिएटर तो मैं स्कूल में करना शुरू कर दिया था। हाँ लेकिन वो क्या होता है स्कूल में, क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट होता है, और हमारा स्कूल पटना में जिस स्कूल में था मैं, हाँ डॉन बॉस्को एकेडमी, तो वहाँ पे हमारी टीचर थी अलका मैम। तो वो थिएटर संभालती थी स्कूल का। मैं 8वीं क्लास में था और अलका मैम ने कुछ स्कूल का कुछ एक था, कुछ एनुअल डे टाइप का ऐसा कुछ होना था, मुझे भी याद नहीं क्या है। तो वो क्लास में ना सब बच्चों को खड़ा करके वो इंग्लिश के पैसेज पढ़ाती थी। अच्छा। तो मैंने भी पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि निहाल यू शुड कम एंड यू शुड ट्राई फॉर द थिएटर प्रोडक्शन दैट वी आर डूइंग। तो मैं तो थिएटर प्रोडक्शन में टीचर बोल रहा है, इसका मतलब है कि यार आपको 2-3 क्लास करने से बच जाओगे। अच्छा। आपको बंक करने का मौका मिल रहा है ऑफिशियली। तो मैं चला गया। फिर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। बहुत बहुत अपने बच्चे की तरह मुझे पालती थी, मतलब मानती थी। तो अभी भी मतलब आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद ऑल माई टीचर्स। अलका मैम से अभी मैं पटना गया था, मैं अलका मैम से मिलकर आया। विनीता मैम थी, हैं वो और अलका मैम मिलके ये सब चीज़ें करती थी। तो उन लोग के कारण एक इंटरेस्ट आ गया था। तो बचपन में क्या होता है, जब आपको इतने अच्छे टीचर मिल जाते हैं ना, तो आपको एक तरह का एक्सपोजर दे देते हैं कि ये भी एक दुनिया है। हाँ। जो पता नहीं था कि यार ऐसे भी एक दुनिया है। तो जब वो एक्सपोजर मिल गया तो लाइफ आसान थी। तो फिर वहाँ से मन कर गया। लेकिन जो थिएटर को लेके जो सीरियस हुआ मैं, वो हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके। तो डीयू का जो थिएटर सर्कल है, थिएटर कल्चर है, वो बहुत रिच है। मतलब ऐसा थिएटर माहौल इतना, और टीचर्स भी ग्रेट टीचर्स हैं वहाँ पे, जो कि बहुत पैशनेटली थिएटर करते हैं। राइट। और उनसे आप इंटरेक्ट करते हो और आपके सीनियर स्टूडेंट होते हैं, एक माहौल होता है। तो और मैं सेकंड ईयर में ही अपने कॉलेज दयाल सिंह कॉलेज में था मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे सेकंड ईयर में ही मैं ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट बन गया था। तो मैं प्रेसिडेंट में इसलिए बना क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में गया तो सभी ने थिएटर ग्रुप छोड़ दिया। तो पूरे ग्रुप में मैं इकलौता था। तो सबने बोला कि यार जब इकलौते हो तो तुम ही प्रेसिडेंट बन जाओ। फिर मैंने फर्स्ट ईयर वालों का ऑडिशन लेके वो एक ग्रुप बनाया। फिर मैंने नाटक लिखा और उसको डायरेक्ट किया। सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में मैंने नाटक लिखा और डायरेक्ट किया। तो और बहुत कहीं ना कहीं राइटिंग का जो इंटरेस्ट है वो थिएटर के जरिए आया? नहीं, राइटिंग का इंटरेस्ट अलग है। अच्छा। थिएटर तो मतलब मौज की चीज़ थी, इसलिए था। लेकिन थिएटर क्योंकि राइटिंग मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। अच्छा। शौकिया राइटिंग। आपने बताया ना कि आपने नाटक लिखे हैं, तो उससे पहले आप लिख रहे थे? कविताएं लिखता था। ओके। जो इस देश में हर आदमी लिखने के लिए लिखता है, तो वो कविताएं होती हैं। तो मैं कविताएं लिखता था, स्कूल में ही लिख रहा था। 8वीं क्लास में ना मेरे पिताजी नौकरी करते थे और गुजरात जाते थे। अच्छा। तो वो एक बार अहमदाबाद से लौटे और बताया कि वहाँ पे एक किताब की दुकान है, क्रॉसवर्ड। पटना में नहीं थी ऐसा कोई दुकान। तो बोले क्रॉसवर्ड से मैंने बहुत सारी किताबें तुम्हारे लिए खरीदी हैं। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने उस 8वीं के मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे उन्होंने कुछ 20-25 किताब मुझे गिफ्ट कर दी। अलग अलग किताबें, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा थी, फिर और भी बहुत सारे किताबें थी। तो वो सब उन्होंने गिफ्ट कर दिया। तो मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि आपको गिफ्ट मिलता है। छोटे बच्चे को एक बिल्कुल ही अलग तरह की किताब मिल जाए तो आप पढ़ते हो। तो वो पढ़ा, बहुत मज़ेदार लगा। तो लगा कि यार मैं भी लिख सकता हूँ। तो एक तरह का इंटरेस्ट 8वीं क्लास से, मतलब उसी टाइम से? हाँ, उससे भी पहले मतलब कुछ कुछ ट्राई करता था। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पापा ने बिल्कुल ही बोला कि सपोर्ट भी किया ना एक तरीके से, कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, कविताएं लिखते हो या ऐसा कुछ ट्राई करते हो, तो तुम्हें अच्छे लोगों को पढ़ना भी चाहिए। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपका मन कर जाता है। तो वहाँ से था। लेकिन सब कुछ पकते पकते तो समय लगता है ना। बचपन में आप बस इंट्रोड्यूस होते हो, कॉलेज में आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, फिर जब मुंबई आते हो तो अलग तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो मुंबई आने के पीछे आपका मेन मोटो क्या था कि ये यहाँ जाके मैं एज अ राइटर अपने आप को वो करूँगा, या फिर मुझे थिएटर करना और एक्टर बनना है, ऐसा कुछ? एक्टिंग का तो था क्योंकि मैं थिएटर करता था। तो थिएटर में जो मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था तो मैं एक्टिंग भी करता था। और आसपास के लोग कहते थे कि बढ़िया करता हूँ, तो मैं भी इस बात को सीरियसली लेता था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे हर वो इंसान आया है जिसके आसपास के लोग उसको कहते थे कि वो अच्छा एक्टर है। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि, और मैं बड़ा आइसोलेशन वाला आदमी हूँ, मुझे एकांत बहुत पसंद है। तो मुझे एक तरीके से भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था। तो मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे अचानक से कुछ काम था नहीं। थोड़े बहुत ऐड वैड किए, कुछ थोड़ा बहुत काम किया, कुछ स्केचेस किए, ये सब चीज़ें जो की। लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं था जो एक्टर के तौर पे आपको बहुत बिजी रख रहा है। तो राइटिंग तो हमेशा से मेरा एक
वो था ही कि जब भी एकांत होता था तो मैं कुछ ना कुछ लिखते रहता था। तो उसको मैंने मुंबई में आके थोड़ा सीरियसली करना शुरू कर दिया। ओके। उसी प्रोसेस में फिर कहानियाँ लिखी, नाटक भी लिखा, फिर उपन्यास लिखा। ये सभी चीज़ें जो हैं उसी एकांत का बाई प्रोडक्ट है। मैं अपने आप को कभी ऐसे नहीं दिखता कि मैं यही बनना चाहता था या ये बन गया। ओके। मतलब अभी भी डिफाइंड है नहीं कि मैं असल में क्या बना हूँ। मतलब वो तो जब कोई बोलता है तो लगता है कि अच्छा ये भी हूँ क्या। तो अभी तो लंबा, मतलब मुझे लगता है कि मैं एक सफ़र पे हूँ और उस सफ़र में चीज़ें तो अभी होनी बाकी हैं। तो आपकी जो किताब कुछ टाइम पहले आई है, पटना का सुपर हीरो, जिसपे आपने नाटक भी बनाया है, जी। तो उस बारे में कुछ बताइए। और एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस बुक का नाम पटना का सुपर हीरो ही क्यों चुना? मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, ना तो नाटक का नाम ना तो किताब का नाम। ओके। तो पहले नाटक आया, नाटक पहले लिखा गया। ओके। लेकिन नाटक जब लिखा था तो नाटक बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सोलो परफॉर्मेंस है पटना का सुपर हीरो नाटक का, जिसको घनश्याम परफॉर्म करते हैं। तो वो एक लंबी कहानी है जिसको हमने मिलके एक नाटक के तौर पे बनाया है। तो पहले जब नाटक लिखा, जो कहानी लिखी थी, तो उसका नाम रखा था पिंटू भैया का प्रेम और विरह। तो इस नाटक के नाम के साथ ही, इस नाम के साथ ही मैंने और घनश्याम ने रिहर्सल शुरू किया था। लेकिन जब उसके पोस्टर वोस्टर बनने थे तो फिर हमने थोड़ा सीरियसली डिस्कस किया कि क्या नाम होना चाहिए। तो फिर मैंने और सैम ने, घनश्याम ने मैसेज काफ़ी एक्सचेंज किए कि दादा ये नाम सही लग रहा है, उन्होंने बोला ये नाम सही लग रहा है। फिर कहानी में एक लाइन आता है जहाँ पे कि फिर हम मान ली कि पटना का सुपर हीरो अब से पिंटू भैया ही हैं। तो सैम ने फिर वो लाइन बोला कि ये एक फ्रेज़ है, इसको अब यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये नाम सही है, तो फिर उसका नाटक का नाम वो रखा गया। तो ये हुई नाटक के नाम रखने की कथा, जिसको असल में देखा जाए तो घनश्याम ने रखा है। अब किताब के नाम पे आते हैं। तो किताब जो है, इसका नाम होना था अपराध बोध। ओके। इस किताब का नाम था अपराध बोध। एक जिन्होंने इस किताब का कवर डिज़ाइन किया है प्रगति, और आर्ट डायरेक्शन अचल मिश्रा का है, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, खुद भी बहुत बेहतरीन डायरेक्शन करते हैं। हाँ। तो अचल ने मेरे दोस्त हैं तो मदद की, उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ किताब का कवर डिज़ाइन करने में। ये वही है, चले गामक घर वाले, गामक घर और धुइन 2 फिल्में बनाई हैं। तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं मदद करूँ। अचल का डिज़ाइन सेंस बहुत ब्रिलियंट है उनके। आप अगर फिल्मों के पोस्टर भी देखें तो कितना सुंदर पोस्टर होता है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया, अगर अचल कवर डिज़ाइन में हेल्प करते हैं तो फिर पहले जो नाम था वो अपराध बोध था। तो अचल ने उसके हिसाब से फोटोग्राफी भी की। दरभंगा में थे, कुछ किया, एक हल्का सा एक रफ डिज़ाइन भी बनाया। और उस समय जो पब्लिशर हैं हिंद युग में, शैलेश, उन्होंने बोला कि ये जो नाम है थोड़ा सा इसको हमें सोचना होगा, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा सही लग नहीं रहा है, क्योंकि आपकी कहानी में थोड़ा सा रोमांच है, ये है, और नाम बड़ा सैड है। तो अपराध बोध नाम की एक कहानी इस संग्रह में थी। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर जब सबसे डिस्कस किया तो मानव कौल साहब जो हैं, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या। उन्होंने बोला कि यार सोचते हैं। उन्होंने भी बोला कि अपराध बोध तो मत रख, हाँ। लेकिन और पटना का सुपर हीरो जो नाम है उसको ऑप्शन में रखना, क्योंकि इसको डिस्कार्ड मत करना, ये भी एक ठीक नाम है। फिर मुझे अचानक से लगा कि यार ये नाम तो हो सकता है। फिर मैंने शैलेश से डिस्कस किया, फिर अचल से डिस्कस किया। तो अचल ने भी बोला कि हाँ ये नाम तो अच्छा है, इस नाम से किताब हो सकता है। और किताब की ऑडियंस अलग है, नाटक की ऑडियंस अलग है। हाँ। और नाटक का एक नाम है, मतलब एक देश में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया गया नाटक है, तो क्या खराबी है, किताब का भी नाम वही हो। तो हो गया कि पटना का सुपर हीरो भी इस किताब में कहानी थी, तो बोला कि वो नाम रख देते हैं। हाँ। तो पटना का उस पर नाम रख दिया। अब अपराध बोध का क्या होता है, अपराध बोध नाम की कहानी थी इसमें। हाँ। तो बिल्कुल प्रिंटिंग में जाने से एक दिन पहले मुझे लगा कि यार अपराध बोध नाम ही वर्क नहीं कर रहा है। तो जो कहानी का नाम अपराध बोध था, उसका नाम मैंने अंतिम दिन जो है शैलेश को बोला कि प्लीज़ आप इसका नाम बदल दीजिए, इसका नाम कर देते हैं लड़के नहीं रोते। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर वो तो जो जिस नाम को पूरी किताब का होना था, हाँ। वो नाम बेचारा अपने कहानी का भी नहीं रहा। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं इस बुक के अंदर, जैसे पिंटू भैया वाली स्टोरी हो गई, अमित वाली, मतलब सारी ही कहानियां एक से एक हैं। तो मुझे उसमें से कुछ कहानियां तो बहुत ही अच्छी लगी। शुक्रिया। जिसमें से लड़के नहीं रोते तो है ही, पिंटू भैया वाली, एंड रश्क, जिसमें शाकिब की स्टोरी है। तो उसमें लास्ट में जब वो कहानी ख़त्म होती है तो उसमें एक लास्ट में कुछ लाइन्स हैं
जब वो उसका घर बुझाने के लिए जाता है पानी की बाल्टी लेके, तो शाकिब बोलता है कि तुम मत बुझाओ पानी, मतलब पानी मत डालो इस क्योंकि आग को बुझाने वालों में तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आग ही उसने लगाई होती है। हाँ, तो वो लाइन मुझे लगा कि ये तो बहुत ही शुक्रिया शुक्रिया। लाइन है। तो सारी कहानियाँ प्लस एक और कहानी लड़के नहीं रोते, आई डोंट नो, मुझे सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें शिखा और उसका नाम एक भूली हुई प्रेम कहानी। हाँ, एक भूली हुई प्रेम कहानी। उसमें भी मतलब सारी कहानियां अच्छी हैं, सब में कुछ ना कुछ एक ऐसी लाइन है ना जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अरे यार। तो उसमें उसके फ्रेंड, जो सारे फ्रेंड समझते हैं कि शिखर बहुत प्यार में अंधा है, शिखा को कितना प्यार करता है, ये उसके लायक नहीं है, फिर भी यही। बट लास्ट में जो सारी घटनाएं हो जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, जैसी परिस्थिति रहती है, तो उसके बाद वो जब खुद में बात कर रहे होते हैं और हर टाइम शिखा को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो जब इतने सालों बाद वो उसको देखते हैं उनको, फिर वो सोचते हैं कि यार शिखर प्यार में अंधा नहीं था, शिखा प्यार में अंधी थी। तो मैंने बोला कि ये तो सारी कहानियाँ आई थिंक और स्टोरीज, मैं तो बोलूँगी कि सबको पढ़ना चाहिए ये बुक, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, तो पढ़ें और बताएं। हाँ, मुझे तो अच्छा लगेगा जितने लोग पढ़ेंगे। तो आपने कभी ये सोचा कि जैसे एक कहानी पे आपने पटना का सुपर हीरो घनश्याम के साथ बनाई, नाटक बनाया, तो बाकी की जो कहानियां उसके लिए कभी दिमाग में आया कि इन पे कुछ भी लाइक नाटक, शॉर्ट फिल्म में कुछ ऐसा कुछ बनाना? हाँ, मतलब वो चलते रहता है कुछ ना कुछ। जो लड़के नहीं रोते हैं उसको मैंने स्क्रीन प्ले में डेवलप किया है फिल्म की तरह, तो ऑफकोर्स वो जो कहानी है उससे बहुत डेवलप अंतर है, तो उसको स्क्रीन प्ले की तरह उसका लिखा है मैंने, क्योंकि मैं अंततः तो अब बम्बई में एक स्क्रीन प्ले राइटर हूँ, तो जिससे मेरा सारा खर्च निकलता है। ओके। तो कुछ ऐसी कहानी आती तो आपको लगता है कि ये कन्वर्ट हो सकता है, तो लड़के नहीं रोते इज़ वन स्टोरी जिसको मुझे लगता है कि भविष्य में कभी ना कभी उस पर कुछ बन सकता है। ये अमित भैया वाली स्टोरी आई थिंक, हाँ, जिसमें वो लास्ट में उसे लगता है कि अमित भैया बुला रहे थे, बट मैं जा नहीं पाया, मुझे लगा जा रहे हैं, और मैं डर से बस में बैठ कर चला गया। हाँ। आपकी कहानियों में कहीं ना कहीं क्रिकेट का बहुत आपने जिक्र किया है। क्रिकेट तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है जीवन का। इस देश के हर लड़के जो छोटे शहर में बड़े हुए हैं, हाँ। और मेरा जनरेशन, मैं जिस जनरेशन से आता हूँ, जो 90s में बड़ा हो रहा था, अर्ली 2000 में बड़ा हो रहा था, आज से 20 साल पहले, जो हमारा टीनेज में हमने जब कदम रखे थे, और उससे थोड़ा पहले, तो छतों पे क्रिकेट खेलना, मैदान में जाके क्रिकेट खेलना, तो वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो मैं असल में 6ठी क्लास में था मैं, तो मुझे लगता था कि मैं सच में इस देश के लिए क्रिकेट खेल सकता हूँ, और मैं इसी सपने के साथ बड़ा हो रहा था कि मैं बॉलिंग करता था, और मैं बैटिंग लेफ्टी करता था, और मैं सौरव गांगुली का फ़ैन हूँ। तो सौरव गांगुली, जैसे आप रश का अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा कि क्यों सौरव गांगुली का इतना जिक्र है। तो और मैं बॉलिंग करता था, तो मैं वसीम अकरम की बॉलिंग एक्शन कॉपी करता था। तो मुझे वसीम अकरम की बॉलिंग ना, अभी मुझे लगता है कि सब स्पोर्ट्स को स्पोर्ट कहते हैं, बट इट्स आफ्टर अ पॉइंट एवरीथिंग इज आर्ट। तो जैसे अब गांगुली जब चौका मारता है तो वो इतना सुंदर होता है, ऑफ साइड पे जो उसके चौके हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि इट कैन नॉट बी जस्ट सेट कि यार ये बस एक अच्छा शॉट किसी ने मारा, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। उसी तरीके से ना वसीम अकरम अपनी जब बॉलिंग करता था तो वो इतना खूबसूरत था कि मतलब कि वो उसका स्विंग इतना सुंदर और इतना स्वैग के साथ उसका एक्शन इतना सुंदर, तो मैं उसको कॉपी करता था। तो क्रिकेट तो बहुत, मैं बड़ा ही हो रहा था क्रिकेट के सपने के साथ, लेकिन पता नहीं था कि ये होता कैसे। हमें लगा कि मोहल्ले में खेलते खेलते कोई देख लेगा और ऐसे ही आप पहुंच जाते हो रणजी में और ऐसे ही पहुंच जाते हो हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। उसके लिए कोचिंग होती है, आप लड़के बहुत तैयारी करते हैं। तो अपनी कोई ऐसी तैयारी थी नहीं, हम तो स्कूल की टीम में भी नहीं खेल पाए। तो मैं स्कूल की टीम में क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन मैं फिर जब क्रिकेट हमारा टूर्नामेंट होना था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। तो मैंने जाके बोला, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर लोग थे, सर लोग थे ना, तो बोला कि सर आप क्रिकेट तो नहीं खेल रहा हूँ, कमेंट्री कर सकता हूँ क्या? तो मौका मिला कमेंट्री करने? हाँ, तो कमेंट्री मैंने की। फिर सबने बोला अरे यार मैच तो जैसा भी था कमेंट्री कितनी अच्छी थी। ये ऐसा होता है कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है मैच में। तो आपने जो इसमें कहानियाँ लिखी हैं सारी जी, तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ इंसिडेंट से ये इंस्पायर है, और आपने उसमें कुछ अपना जो भी योगदान दिया है, गूंथा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कैसा क्या है? कहानियों का ऐसा ही होता है ना, कहानियों में हम अथाह झूठ लिख रहे होते हैं
सच खोजने के प्रयास में। कि सब कुछ आप देखो ना कि हम जब कोई भी सिनेमा देखते हैं या किसी भी एक्टर का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो हम यही बोल रहे होते हैं ना, हमें सबको पता है कि यार वो किरदार नहीं है, वो आदमी नहीं है, और वो जो भी लाइन बोल रहा है वो किसी और आदमी ने लिखी है। या फिर हम जब सिनेमा देखते हैं हमें पता है कि एक डायरेक्टर ने एक कैमरा एंगल सेट किया है, एक पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक उसका बनाया है, और वो सबके कारण आप तक एक इमोशन पहुंच रहा है। जब सब कुछ फॉल्स है वहाँ पे, हम उसमें ट्रुथ खोज रहे होते हैं। उसी तरीके से कहानी जब हम लिखते भी हैं तो हमें पता होता है कि ये जो रश की कहानी है आपको उसमें आज जैसे आपने आते ही पूछा था कि ये सच में ऐसा शाकिब कोई था क्या। हाँ। तो ऐसा लगा कि आपका दिल थोड़ा धक धक कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था क्या किसी के साथ। हाँ। लेकिन वो जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं उस इमोशन में हूँ। पूरी कोशिश ही यही है कि आप सच के कितने करीब जा सकें, लेकिन वो जाते जाते भी एक लेखक के तौर पे मैं छल ही रहा हूँ ना आपको। राइट। क्योंकि मैं वो क्राफ्ट क्रिएट कर रहा हूँ, हम सभी, मतलब मैं से मतलब मेरा मैं नहीं है, मतलब एक कम्युनिटी है जो राइटर्स की है, तो वो सभी कोशिश यही करते हैं ना कि झूठ इतनी खूबसूरती से बोलें कि वो सच लगे। तो यही है, उसके आसपास है। तो जितनी भी कहानियां हैं वो आसपास के किरदार देखे थे, लेकिन कहानी का ग्राफ तो कहानी का ग्राफ है वो तो। लेकिन खूबसूरती क्या इस बुक की, मैंने जहाँ तक पढ़ा इसमें बहुत ज़्यादा वैसी दुनिया नहीं दिखाई आपने जो जिसको हम सोचते हैं या समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा रियल कंटेंट जैसा है, रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा, मतलब मुझे तो लगा कि ये सच लिखा हुआ है पूरा का पूरा मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में ये है कि मैं जाते ही ये पूछूंगी क्या ये पूरा ही सच है या फिर कुछ मिक्स करके इसको एज ए राइटर खूबसूरती से ऐसे गूंथा है, लिखा है। तो इसलिए मेरा ये सवाल था। सच ही है। बहुत वो एक हमारे दोस्त हैं जो बड़े मकबूल कॉमेडियन हैं और राइटर हैं इस देश के, जाकिर खान। तो वो कभी जब बात होती है इस तरह की तो बोलते हैं कि जादूगर का जो जादू है ना, हाँ। वो बरकरार रहना चाहिए। तो अब आप पे ये काम कर गया यार। अब आप मुझसे पूछोगे ये सच है या झूठ है, हाँ, राइट। और मैं बोल दूंगा नहीं ये सब झूठ है, तो यार मैं खुद ही अपना जादू तोड़ रहा हूँ। हाँ, इसकी तो और वो संशय बना रहना चाहिए। राइट। और मुझे लगता है कि हमें कभी पता करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि ये सच है या झूठ है। हाँ। हमने जो फील किया उसके साथ रहना भी चाहिए। मुझे तो बस मौका मिला कि आज इसके राइटर सामने, नहीं, बिल्कुल, अदरवाइज तो मैं इतने सारे राइटर हम पढ़ते ही हैं। हाँ। और हमें तो उनकी जीवन सच्ची लग रही होती है। हाँ, बट इसकी खूबसूरती ये है इस किताब की कि इसमें कोई भी कैरेक्टर ना विलेन नहीं है और कोई भी कैरेक्टर हीरो नहीं है। या फीमेल कैरेक्टर हो या मेल, मतलब फीमेल तो कम ही है इसमें, बट जो भी है फीमेल या मेल। तो मैंने ये चीज़ राइटिंग में नोटिस की कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक टाइम पे एक बंदा है जो हीरो है और एक टाइम पे एक बंदा जो कहीं ना कहीं ग्रे शेड में। बट कहानी के अंत आते आते दोनों में से ना तो कोई विलेन है ना ही दोनों में से कोई हीरो है। क्योंकि ऐसा ही है ना, हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है ना कि हमारे जीवन में एब्सोल्यूट विलन तो कोई नहीं होता। नहीं। हम जितने लोगों से मिलते हैं और जितने लोगों से मैं मिला हूँ, एक पर्सपेक्टिव पे वो हमें थोड़ा सा विलेनस लगता है कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहा हूँ। बट किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी भी एक रियलिटी है, उसकी भी अपनी सच्चाई है, और वो शायद अपने लिए सही कर रहा है। बिल्कुल। तो राइटिंग में तो आपको उसका पर्सपेक्टिव भी रखना है जिसको आप अपने जीवन में विलन मानते हो। तो इसलिए कई बार क्या राइटिंग बड़ा रिडेम्पशन का भी प्रोसेस है कि आप ना जीवन में जब बड़े होते हैं हम सभी, तो हम कई किरदारों से मिलते हैं और जब लिखने बैठते हैं अचानक से वो किरदार आपसे टकराते हैं जी। आप बड़े होते हुए उसे बड़ा विलन की तरह या फिर एक नेगेटिव किरदार की तरह समझते आए हो। एक राइटर जब उस कहानी उस इंसान की आप लिखने बैठते हो तो आप उसके पर्सपेक्टिव अचानक से किसी तरीके से आप पहुंच जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये जिसको मैं इतना गलत समझता था शायद वो उतना गलत हो भी ना, और मैं जो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा सच समझता था, मतलब बहुत सही समझता था, शायद वो उतना सही हो भी ना। हाँ, वो रिडेम्पशन का प्रोसेस भी तो है राइटिंग। तो ये सारी चीजें हैं। अलग है किताब, मतलब बहुत सारी किताबों से मतलब थोड़ा हटके है, तो शुक्रिया। इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। आपने बहुत सारे राइटर को पढ़ा होगा लिखने से पहले ऑब्वियसली, तो ऐसे कौन कौन से राइटर हैं जिनको पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है या जिनको पढ़ के आपको लगता है कि मतलब मुझे अपना कुछ अलग बनाना है इतना पढ़ने के बाद, या फिर
काश मैं कुछ ऐसा इनके जैसा क्रिएट कर पाऊँ, ऐसा बहुत सारे हैं, मतलब मैं कुछ चुनिंदा नाम? हाँ मतलब बताऊंगा ही, लेकिन कुछ राइटर्स तो मैं बड़ा जिनसे रश करता हूँ, जिन राइटर्स से मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत दुनिया की समझ कैसे है इनके पास, जो मतलब कई सालों से मेरे फेवरेट हैं, वो तो आर के नारायण है। मुझे आर के नारायण की दुनिया और इतना सुंदर, और जितनी बार आप उनकी किसी कहानी को पढ़ो वो अपना मतलब इतनी खूबसूरत राइटिंग है कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर इंसान उस राइटिंग को पढ़ सकता है। हाँ। और हर कोई उसका एक अलग मतलब निकाल सकता है, मतलब उसके जिस फेज में हो ना लाइफ के, जैसे गाइड जो उनका उपन्यास है, वो आप जीवन के अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से आपको उसका मतलब खुलता है। वो मुझे बहुत पसंद है। आर के नारायण हुए, फिर हिंदी में अगर बात करें तो मुझे बहुत तरह के, मतलब एक राइटर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे से, मैं राग दरबारी का बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे वो दुनिया बहुत पसंद है जो शिलाल शुक्ल की राग दरबारी की है, या फिर काशीनाथ सिंह की काशी का अस्सी की है। तो ये लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर निर्मल वर्मा, उनकी तो भाषा इतनी सुंदर लगती है कि लगता है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है। फिर विनोद कुमार शुक्ल जी, कवि जो मेरे बड़े फेवरेट हैं वो कुंवर नारायण है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मतलब मैंने, और क्या है कि मैंने पढ़ाई भी जो है ना ग्रेजुएशन लिटरेचर में किया है, तो इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन भी किया, तो उस कारण से भी बहुत सारे राइटर से टकराने का, लेखकों से टकराने का मौका मिला, जो यूरोपियन राइटर थे, अलग अलग जगह के, दूसरे भाषा के, ट्रांसलेशन भी बहुत पढ़ा हमने, अफ्रीकन राइटर्स को पढ़ा। एक बहुत हमारे सिलेबस में एक किताब जो कि बहुत, चिनिया अचुबे नाम के एक राइटर हैं, उनकी किताब है थिंग्स फॉल अपार्ट, वो इतना खूबसूरत उपन्यास है। तो बहुत सारे राइटर से टकराने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि यार ये जो जीवन है ना, ये बड़ा खूबसूरत जीवन है जो आप जी सकते हो। और अब ये हो गए साहित्य, इसके अलावा पल्प फिक्शन की दुनिया में भी मुझे बहुत लोग पसंद हैं। मुझे सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें भी पसंद हैं। मुझे उसके अलावा जो कॉमिक्स में जो मेरा बचपन जो बीता है, वो कॉमिक्स पढ़ते बीता है, तो नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, और उसकी स्टोरी लाइन भी बड़ी मज़ेदार है, तो मुझे वो सब भी बहुत पसंद है। तो मेरा जीवन एक तरह का नहीं है, मतलब मैं राइटर जो है ना, तो इतने ज़्यादा लोगों को कंज्यूम किया है कि बड़ा इनजस्टिस लगता है अगर कुछ लोगों का नाम लूँ और कुछ लोगों का ना लूँ, क्योंकि मेरे बनने में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का भी उतना ही हाथ है जितना आर के नारायण का है। तो बहुत कुछ वहाँ से भी आता है जी। तो अभी आप अगली क्या पेशकश है आपकी? अगली किताब कौन सी आने वाली है? एक उपन्यास है, असल में 2 किताबें हैं जो कंप्लीट कर ली हैं। और जो तीसरी किताब होनी है वो तो 2023 में छप के आ जानी थी। अच्छा। वो एक जासूसी उपन्यास है। वाह। बिल्कुल, क्योंकि मुझे वो दुनिया बहुत पसंद है, तो लेकिन कुछ कारणों से वो 2023 में पब्लिश नहीं हो पाई। काफी टाइम बाद ऐसा सुनने में आया है कि कोई जासूसी पे कुछ लिख रहा है, क्योंकि काफी टाइम से नहीं आ रही हैं ऐसी किताबें। पहले आती हैं, हम तक नहीं पहुंचती। लोग तो लिख ही रहे हैं, मजेदार अपना एक हैं, लिखने वाले तो लिख ही रहे हैं। तो लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको लेके। एक मेरा जासूस है जो बिहार में सेट है, और वो है तो बहुत और मासूम सा जासूस है। ऐसा नहीं है कि वो शर्लॉक होम्स है, उसे छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे बेचारे से, तो वैसा जासूस है मेरा। तो वो किताब कंप्लीट है, उसका बस रिवीजन थोड़ा सा करके वो तीसरी किताब होगी। जो दूसरी किताब जो अभी पेशतर उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आ जाएगी, अगले 3-4 महीने में आ जाएगी, वो एक उपन्यास है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेट है। और वहाँ पे वहाँ के थिएटर, वहाँ का जो पॉलिटिक्स था, डीयू का जो पॉलिटिक्स जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है, उसके आसपास की कहानी है, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके। तो वो उपन्यास है, उसका नाम क्या होगा अभी तक नहीं पता। जो टेंटेटिव नाम है वो है एक उदास लड़की की कहानी, लेकिन ये नाम शायद जैसे मेरे सभी किताबों के साथ, मतलब मेरी सभी कहानियों और पिछली किताब के साथ हुआ। हाँ, एक उदास कविता से याद आया, शायद ये कविता उन्हीं की लिखी हुई है, स्वदेश दीपक जी की। आपका मैंने इंस्टाग्राम देखा था, मैं देख रही थी कि कौन कौन सी किताबें, क्या पढ़ते हैं, कैसा है, कुछ पता चल रहे इनके बारे में जी। तो मैंने भी पढ़ा है वो किताब, मैंने मांडू नहीं देखा। हाँ, तो और आपने भी पढ़ा है, मैंने देखा, एंड आपने उस पर रिव्यू भी दिया।
रिव्यू जैसा तो नहीं था, बस मतलब कुछ मेरे अच्छा रिएक्शन था। थे। हाँ, क्योंकि- मैं तो वो भी नहीं दे पाई क्योंकि मैंने कैसे खत्म किया वो किताब। मतलब वो एक ऐसी किताब थी, मैं पढ़ती हूँ, मुझे भी पढ़ना पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया उस किताब से निकलने में और उस किताब को ख़त्म करने में। मैं उसको पढ़ना नहीं चाह रही थी जब मैंने उसको स्टार्ट की, बिल्कुल, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकती क्योंकि उनकी किताबें में मतलब गिल्ट आ रहा था। कई बार मैंने उसको बीच बीच में दूसरी किताब उठा ली मैंने उसको पढ़ने के बाद, मतलब गूज़बम्स आ रहे मेरे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसको तो ख़त्म करना है। बट जब मैंने वो किताब पढ़ी, मेरे पास शब्द नहीं। अब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आपने तो लिखा है, तो आप में इतना गट से कि आप शायद कुछ बता पाएँ। नहीं, मतलब बहुत ऑनेस्ट किताब लगी जब मैंने हाँ। पढ़ा। स्वदेश दीपक, मुझे लगता है कि अब तो खैर वो एक टाइम था जब वो प्रिंट आउट ऑफ प्रिंट थी। अब तो शायद राजकमल या वाणी ने, दोनों में से किसी एक ने शायद उसे दोबारा से प्रिंट करना शुरू कर दिया है, तो अवेलेबल भी है। मैंने मांडू नहीं देखा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ बुक रिकमेंडेशन। अगर आप जीवन के कभी उदासी या किसी भी तरह के उदासी के फेज से गुजर रहे हैं, अवसाद से गुजर रहे हैं, तो वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो बहुत क्योंकि मुझे याद है कि उस किताब को पढ़ने के दौरान मैं भी बहुत उदास था। क्योंकि और मैंने जब आपने वो पढ़ा होगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट, तो मैं लिख भी रहा था कि इसके साथ साथ मैं सत्यजीत रे की फेलुदा की कहानियां पढ़ रहा था, जस्ट टू कीप मी एंटरटेन्ड। कि मैं बिल्कुल वो नहीं हो सकता क्योंकि इट्स वेरी 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 हैवी, बट वो इतनी सुंदर राइटिंग है और इतना ऑनेस्टी। और स्वदेश दीपक की कहानी भी जो है वो इतना सिनेमैटिक है यार। मतलब वो एक मतलब बड़ा लेखक और शरीर का जल जाना, 7 साल एक हॉस्पिटल में रहना, मेंटल हॉस्पिटल में रहना, बहुत बॉडी मतलब तो एक इंटरव्यू देख रहा था मैं ज्ञान चतुर्वेदी जी का। ज्ञान चतुर्वेदी जो भी बड़े मुझे बहुत पसंद है। उनकी भी शिलाल शुक्ल के अच्छे लगते हैं। उस परंपरा के लेखक हैं शिलाल शुक्ल जी, जो राग दरबारी के लेखक हैं। उस परंपरा के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी, वो स्वदेश दीपक के दोस्त थे। और ज्ञान चतुर्वेदी खुद डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बताया कि अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि स्वदेश से उनकी बात हुआ करती थी उस दौरान जब उनकी तबीयत खराब थी और किस तरह की चीज़ें। तो आई थिंक संगत में जो अंजुम शर्मा इंटरव्यू लेते हैं ना, लिटरेचर का एक सीरीज है संगत, तो उसमें ज्ञान चतुर्वेदी की कॉन्वर्सेशन में ये वाला पार्ट आता है जो स्वदेश दीपक के बारे में ज्ञान चतुर्वेदी बात करते हैं। वो बहुत खूबसूरत बातचीत है क्योंकि वो अपने दोस्त, वो एक लेखक के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने दोस्त के बारे में जो इस पूरे बहुत सैड दौर से गुजर रहा था। और वो बता रहे थे कि उस समय उनकी बातचीत होती थी और क्या बातचीत होती थी और वो सारी चीज़ें। तो वो बहुत वैसा है। पर हाँ, मुझे बहुत पसंद है स्वदेश दीपक की राइटिंग। उसके अलावा मैंने उनकी वो भी किताब पढ़ी, बगु गोशे, जो उनकी कहानियों का संग्रह है। जो वही जब मेंटल असाइलम जो हॉस्पिटल से जब वापस आए थे तो उसके बाद उन्होंने वो कहानी संग्रह लिखा था बगु गोशे, जो वही उससे काफ़ी उस दौरान जो चीज़ें हुई थी उनके साथ उसके बारे में उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद तो एक दिन गायब हो गए, सुबह वो चले गए और क्या हुआ उनके साथ किसी को नहीं पता। पर खैर बहुत अनप्रेडिक्टेबल। एक उदास कविता उनकी लिखी हुई नाटक है जो बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक शायद तो ऐसा ही हो सकता है। तो खैर मतलब वही बोलो, टेंटेटिव नाम है। हाँ, और वो नाम तो बदल जाएगा। लेकिन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेट एक कहानी है, जो उपन्यास है, जो मुझे बहुत तो मैं डीयू में ना बड़ा एक्टिव था। सिर्फ थिएटर में नहीं, मैं पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था। क्योंकि क्या होता है, बिहार से आप बाहर निकलते हो तो अंदर से एक छोटा सा विधायक भी आपके साथ चल रहा होता है। हाँ, ये बिहार में है। तो मैं कॉलेज पॉलिटिक्स में, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हो गया और मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी था। तो जो मेरे दोस्त थे, जितने भी थे उस समय के, वो फिर जीवन में कहाँ गए, क्या हुआ, कांटेक्ट में नहीं है ज़्यादातर लोगों के साथ। लेकिन वो सभी किरदार ना बहुत मज़ेदार किरदार थे। तो उन सभी को लेकर, ये कुछ लोगों को लेकर ये उपन्यास में वो सभी आते हैं और वो है। तो रिफ्लेक्शन है, कुछ चीज़ें हैं उस समय की, कुछ चीज़ें हैं। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत एक्साइटिंग है, थिएटर प्लस पॉलिटिक्स दोनों एक्साइटिंग है। सो दोनों को यूज़ करके एक कहानी बनी है, जो कि मैं उसके तीसरे ड्राफ्ट पे हूँ। तो मेरे ख्याल से इस ड्राफ्ट के बाद मैं पब्लिशर को भेज दूंगा इस महीने के अंत पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सुन के ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है।
हाँ, उम्मीद करता हूँ मज़ेदार हो जाए। अच्छा, मुझे नहीं लगा मुझे ये सवाल पूछना चाहिए नहीं, बट ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ। आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी, कहानियाँ, एंड अभी आपने बताया आने वाली जो आपकी किताबें, तो आपने फीमेल ओरिएंटेड कभी कुछ लिखा या अभी कुछ कभी सोचा कि मैं नेक्स्ट फीमेल ओरिएंटेड कुछ लिखूंगा? क्योंकि सॉरी बट मुझे ये लगा ये सारे मेल ओरिएंटेड है, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ जानकारी के लिए। बिल्कुल। ये तो एक बात है ही, लेकिन क्या है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि सिर्फ कुछ कहने के लिए, और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ना मेरा एक्सपीरियंस मतलब महिला जो हैं उनके मन में क्या चल रहा है ये मैं कभी जान नहीं सकता। मेरे सारे एक्सपीरियंस पुरुष के एक्सपीरियंस हैं। मेरे बचपन से कई प्रिविलेजेस के साथ में बड़ा हुआ हूँ। मुझे हमेशा से आज़ादी थी कि मैं रात में 8 बजे 9 बजे आ सकता हूँ घर। मेरी बहन को ये आज़ादी नहीं थी। समाज में मतलब परिवार का वो रहता है। फिर जब मैं बड़ा होता हूँ, मैं कॉलेज में आता हूँ, और मेरी बहन भी पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग करने जयपुर गई, लेकिन वो एक कैंपस के अंदर ही रहती थी। क्योंकि उसका गर्ल्स हॉस्टल था और वहीं रह सकती थी, और हमारे परिवार को एक हमेशा चिंता तो रहती थी कि इतनी दूर है, कैसे है, क्या है। मेरे बारे में उस तरह की चिंता कभी नहीं रही होगी। एक तरह की चिंता रही होगी कि पहली बार घर से बाहर गया है, खाना ठीक से खाया नहीं खाया, ये सब। लेकिन जो लड़कियों के साथ जो चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, और जो समाज में जो चीज़ें उनको सेफ्टी को लेके बहुत सारी चीज़ें, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें, आई एम अवेयर कि ये सारी चीज़ें, लेकिन वो आपके साथ कुछ होने पे आप क्या महसूस करते हो, ये मैं एक ऑब्जर्वर की तरह कह सकता हूँ। जो कि इस उपन्यास में जो अभी कहानी आ रही है वो है, उसमें एक जो फीमेल है वो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी कहानी वो नहीं कह रही है, एक ऑब्जर्वर ही कह रहा है। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे कुछ लिमिटेशन है एक पुरुष होने के नाते, जो कि जैसे अब ये जो कहानी है पिंटू भैया, ये पटना का सुपर हीरो, आप असल में देखें इसमें कहानी सिर्फ पिंटू भैया की नहीं है, स्वाति सिन्हा की भी है। हाँ। लेकिन बहुत इंटेंशनल है कि वो स्वाति सिन्हा का पीओवी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। राइट। मैं जैसे ही वो कहने की कोशिश करूंगा, मैं लगातार बहुत झूठ बोल रहा हूँ। और मैं वो झूठ बोलना नहीं चाहता। अपनी राइटिंग में मैं इकलौती जगह है जहाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, बाकी जगह तो क्या ही हूँ मैं। लेकिन तो ये एक कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सहभागिता जो है किरदारों में, रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है मेरा बहुत कुछ तो अभी लिखा आया भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें तो अभी रखी हुई हैं। हाँ। जो पब्लिश नहीं हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बस एक कहानी संग्रह, बस 6 कहानियाँ हैं, 25 कहानियाँ तो लिखी हुई हैं। It's like a teaser and trailer। मतलब हाँ। अभी तो अभी शुरू मैंने भी बहुत आराम से पब्लिश करा है ना, मतलब मैं लिख बहुत टाइम से रहा हूँ, पब्लिश अभी हुई जी। तो ये एक तरह का सिलेक्शन था 6 हाँ। कहानियों का, जिसमें जैसे अब वो कहानी है एक भूली हुई प्रेम कहानी, उसमें शिखा का कैरेक्टर है बड़ा एक हाँ। तरीके से हम देखते हैं, और हम उसको, और अब देखें कि उसमें भी ना लड़के जो हैं जो गॉसिप हाँ। करते हैं हाँ। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो उस पे फप्तियां कस रहे हैं जी। कि उसके बारे में उनके ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुरुष होने के कारण हमारे आसपास हमेशा यही रहा है कि अगर कोई एक लड़की आपको बाकी लोगों से थोड़ी अलग दिखती है, तो हम लड़के अलग अलग इंटरप्रिटेशन और अलग अलग कमेंट कर रहे होते हैं आपस में। मैं ये नहीं बोल रहा सभी करते हैं, लेकिन एक तरह का चीज़ आप सुनते हो वंस इन अ वाइल। तो वो कहानी उस चीज़ का है। लेकिन उसमें भी किस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि जो शिखा का पीओवी है वो भी एक थर्ड पर्सन के थ्रू हम तक पहुँचे, और पता चले कि ये कहानी में शिखा किस तरीके से हाँ, ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ शिखर की कहानी नहीं है, शिखा की भी बिल्कुल कहीं ना कहीं। हाँ, तो उस तरीके से है, तो ये तो रहेगा ही। हाँ। मतलब और भी जैसे कि अभी एक कहानी मैंने लिखी जो हंस नाम की एक पत्रिका उसमें छपी, उसका नाम है चुन्नू उत्साही एमएलए कैंडिडेट। नाम ही इतना इंटरेस्टिंग। वो एक कहानी है जो अभी हंस में एमएलए कैंडिडेट, वो हुआ। तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं जो क्रिटिक हैं बड़े अच्छे हिंदी के, राकेश बिहारी, उन्होंने पढ़ी और उनका भी क्रिटिसिज्म यही था। उन्होंने बोला कि इस कहानी में जो है मुझे सब मज़ा आया, लेकिन इसमें कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं दिखी। मैंने बोला कि ये एक बात है जो मैं अवेयर हूँ इस बारे में, और मैं
कोशिश करूँगा कि वो रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल हो। तो आगे की कहानियों में मेरी ये कोशिश तो रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कई बार हम कुछ कहानी स्वतः भी आती हैं जी। आप किस तरीके से करते हो, लेकिन वो स्वतः जो कहानियाँ आती हैं कई बायसेस के कारण और मतलब आपके लिमिटेड एक्सपीरियंस के कारण आती हैं, तो वो एक सारी चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक ये हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए आपकी कहानियों। आप जो एक संसार देख रहे हो उस संसार में जो महिलाएं हैं उनकी सहभागिता तो होनी चाहिए ना। तो एक लेखक के तौर पे मेरी जो कहानियां हैं वो एक कहानियों का मेरा एक संसार है, उस संसार में तो बराबर सहभागिता होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश तो यही है आगे से कि ये रहे, और मुझे लगता है कि इस उपन्यास में मैं उस पर सही कर दूंगा। मैं एक बेसिक, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं एजेंडा ड्रिवन नहीं है कि ऐसा सोचा मैंने, ऐसा मुझे वो कहानी आई तो उस कहानी में वो एक लड़की की ही कहानी आई, तो एक पैकेज भी है। हाँ, तो वो काफ़ी पूरा एक संसार है, लेकिन वो एक लड़की की कहानी बड़ी उसमें है, और आई जस्ट होप वो इट वर्क्स। ओके, तो यहाँ तक आने में फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, इनका क्या योगदान रहा? बहुत रहा। देखो क्या होता है, मैं अभी किसी और से भी बात कर रहा था, किसी और पॉडकास्ट में ही था, और उन्होंने भी यही काफ़ी सिमिलर सा सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत सवाल पूछा ही जाता है कि आपकी जर्नी में परिवार का क्या है। एक तो मेरी जर्नी अभी बहुत बाकी है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन क्या है कि जो राइटिंग और ये सब जो काम है ना, बड़ा लग्जरी का काम है। तो ये अथाह लग्जरी में एक लेखक रहता है, एक उसने एक संसार बनाया, और संसार को वो देख रहा है, और उसके जो रिपरकशन होते हैं वो परिवार को झेलना होता है। तो मेरे हर डिसीजन में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो मेरी पार्टनर स्वीटी, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। मेरी बहन अंकिता, जिसको मैंने किताब भी डेडिकेट की है, पटना का सुपर हीरो, और माँ, पिताजी, पापा। तो मेरा यही कोर है। ये 4 लोग मेरे लाइफ के सबसे बड़े पिलर हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि ये लोग हैं मेरे जीवन में। बहुत ज़्यादा इतना सपोर्ट तो मुझे लगता है कि यार क्यों ही करते हैं वो मुझे मतलब ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं जिसके कारण मुझे इतना प्यार करें, लेकिन आई डू फील कि आई एम वेरी प्रिविलेज दैट वो बड़े प्यार से मुझे रखते हैं। तो इतना लाइफ में लाइक पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, और इतनी सारी चीज़ें, और आपने बताया कि आपको एकांत भी पसंद, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो पुराने सर्कल के लोग हैं, तो क्या अभी भी आप उनसे कांटेक्ट में हैं, या फिर अभी उतना कांटेक्ट नहीं है उनसे? हैं। समय के साथ तो क्या होता है कि आपका सर्कल संकुचित होते जाता है, हाँ। आपका नैरो होते जाता है, हाँ। लेकिन कुछ दोस्त हैं जो रह जाते हैं लाइफ में। जैसे मेरे पटना के कुछ दोस्त हैं, ऋषिकेश और ऋत्विज, कुछ दोस्त हैं जो साथ नहीं भी रहे, कुछ दोस्त हैं जो साथ रह गए, तो उन लोगों से रेगुलर कांटेक्ट में रहता हूँ। तो मैं अपने दिन में मैं आधा घंटा जो है हर दिन मैं अपने पुराने दोस्तों से बात करने के लिए रखता हूँ। ये मेरे टू डू लिस्ट में है, मेरे डेली प्लानर में होता है कि आज मैंने इसको फ़ोन करना, आज मैंने इसको फ़ोन करना। ग्रेट। तो वो मैं टास्क की तरह, सीखने वाली बात, मैं इसको टास्क की तरह रखता हूँ। मेरे सभी दिन के सभी किए गए कामों में एक होता है कॉल फ्रेंड्स। ग्रेट। जैसे शुक्ल जी की एक कविता है ना, जो मेरे घर नहीं आएंगे, मैं उनके घर चला जाऊंगा। मैं किसी एक तो मुझे लगता है कि कई बार दोस्त वो भी बिजी होते हैं, वो भी अपने अपने काम में बिजी हैं, अपने अपने जीवन में, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। बट आपको थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए बहुत एफर्ट लेते हैं। हम मुंबई में आते हैं तो हमें पता चलता है हम स्ट्रेंजर्स के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं, जिनसे जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखते भी नहीं है। उनको क्या अच्छा लगेगा, घर के पार्टीज़ में हमेशा उनको बुला रहे होते हैं और उनके साथ सबसे ज़्यादा समय बिता रहे होते हैं, जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। और कुछ लोग हैं जो जीवन में बहुत साइलेंट सपोर्टर की तरह आपके साथ हैं, और उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनसे 6-6 महीने बातचीत नहीं करते हैं। मेरे साथ ये बहुत हुआ है, तो मैंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया अपने दोस्तों को। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं कोशिश यही रहती है कि जो मेरे दोस्त हैं, बहुत कम ही दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, जान पहचान बहुत है, दोस्त बहुत कम है, तो उनको तो मैं जितना हो सके परेशान करूं,
वो बिज़ी हो तो मुझे पता हो कि वो बिज़ी हैं, कि वो फ़ोन करके बोल दें कि हाँ यार अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने आपका जो इंटरव्यू देखा था जो आपने जाकिर खान के साथ लिया था, तो उसमें आपने अपनी एक बात बताई थी, क्योंकि आपको जब मुंबई आना था तो आपने उनको कॉल करा था हाँ कि मुझे मुंबई आना चाहिए या नहीं। तो मतलब अगर आप एक डिसीजन भी ले रहे हो कहीं पे जाने का और उसमें भी आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो तो और जाकिर जैसे दोस्त, जाकिर तो इतने सभी दोस्तों में तो जाकिर भाई जो है कि सभी जो आसपास के दोस्त हैं ना, जाकिर भी इतने खूबसूरत इंसान हैं कि कोई दोस्त उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के जीवन में उतना ही इन्वॉल्व है। जैसे मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल ही नोज इट। और ये अभी बहुत मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि अरे कैसे, मेरे पिताजी का अभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मैं पटना गया और वहाँ पे जाकिर उनका फ़ोन आया, फिर बात हो रही, बोला कि अंकल की तबीयत कैसी है। मैंने बोला अरे कब हुआ, बोलते कि अरे पता है ना यार, वो तो चल ही जाता है ना भाई, क्या बात कर रहे हो यार, पता ही होता है अपने को, तो मेरे कुछ होगा। तो वो ना बहुत ख्याल रखते हैं। तो प्लस वो बहुत एफर्ट लेते हैं दोस्तों के लाइफ में। और डिसीजन तो कितने सारे, मतलब ये तो एक डिसीजन था जो मुंबई आने का, जो जाकिर के कारण हो पाया, क्योंकि हमने काम भी किया हुआ है, मतलब थिएटर हमने साथ में किया है यार, मतलब और भी शुरुआती थिएटर ना। तो और वो तो खैर पहले से ही म्यूजिशियन फैमिली से आते हैं, संगीत घराने से आते हैं, तो उनका तो स्टेज का एक्सपीरियंस हम सभी से बहुत ज़्यादा है। और अब तो खैर इतना ज़्यादा है कि हम क्या ही मैच, अब तो बस देख सकते हैं, अब तो रश्क भी नहीं कर सकते, वो इतना आगे आ चुके हैं हम सभी से, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो बहुत दोस्तों के लाइफ में इतने अच्छे अगर आपके दोस्त हों तो इट्स अ प्रिविलेज टू हैव दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स आल्सो, जो इतना और बहुत मैच्योर डिसीजन और सजेशन वो आपको देते हैं जाकिर जैसे दोस्त। तो जब इतना समझदार अगर आपका दोस्त हो तो क्यों ना उनको परेशान किया जाए। सही बात है। हु इज आर्टिस्ट? हु इज आर्टिस्ट या व्हाट इज आर्ट, व्हाटएवर यू वांट टू से। हु इज आर्टिस्ट मतलब कोई भी हो सकता है, इसका कुछ है नहीं कि हु इज आर्टिस्ट। और ये बड़ा मुझे लगता है आर्टिस्टों जिसको सक्सेस एक तरह का मिल गया है ना, उन लोगों का फैलाया हुआ ये जाल है। और ये वो है कि ऐसे लोग ही आर्टिस्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी माँ जब अपने पसंद का जब खाना बना रही होती है, या फिर मेरा एक दोस्त है हरप्रीत, जब वो अपने पसंद का खाना बना रहा होता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज अ वंडरफुल म्यूजिशियन, लेकिन वो खाने में जो ऑनेस्टी उड़ेलती है मेरी माँ या हरप्रीत जैसे अच्छे खाना बनाने वाले लोग, तो वो भी तो आर्ट है ना। अपने आपने कुछ क्रिएट किया, एंड मेकिंग फूड इज अ ग्रेट आर्ट फॉर्म बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग इंस्टेंटली फॉर द ऑडियंस टू कंज्यूम इट, फॉर द एंड यूजर टू कंज्यूम इट। तो और वहाँ पे तो रिएक्शन भी बहुत होता है, अच्छा है खराब है। तो खाना बनाना तो इसमें दिल भी लगता है, दिमाग भी लगता है, ईच एंड एवरीथिंग सबका मेल है। बहुत है वो है। मैं बहुत खराब खाना बनाता हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट बहुत करता हूँ, और अच्छा खाना तो मुझे खाना बहुत पसंद है। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि एक वो है, और ये तो कुछ लोग हो गए, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है ना। तो ये कोई जाल है नहीं, मतलब एवरीबडी इज आर्टिस्ट। हम सभी हैं। जो एक आदमी घर बनाता है, जो मजदूर जिनसे हम टकराते हैं, जो घर बनाते हैं, वो भी तो नाप तौल के ही ईंट पत्थर इकट्ठा करते हैं ना। आसपास भी आर्ट ही आर्ट है, ये टेबल बहुत है एवरीथिंग। तो ये सभी चीज सभी हर जगह है, कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो सो कॉल्ड आर्टिस्ट हैं, वो मुझे तभी उनके साथ उनके आर्ट को मैं थोड़ा बेहतर मानता हूँ, या फिर मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, जब इंसान के तौर पे अगर आप उनसे कभी टकराने का मौका मिलता है। जिनसे नहीं टकराए वो तो आर्ट से ही हम टकरा रहे हैं। तो मुझे ना वो उनके बिहेवियर का भी बड़ा खेल है। तो मुझे लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसा ट्रीट करते हो, ये भी बड़ा क्योंकि हम अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में, अपने सिनेमा में तो बहुत बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो लाइफ में अगर वो नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत झूठ। उनसे मैं थोड़ा सा, ऐसे आर्टिस्ट से मैं बड़ा, क्योंकि मुझे, और ये सिर्फ आर्ट का है कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा सा देश के भलाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, कविताएं लिख के कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए इंसान बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जाकिर ने कभी कहा था कि काम 19 हो, आदमी 20 चाहिए। तो ये आर्ट में भाई मुझे बहुत
कि वो होता है कि इंसान का बड़ा खेल है, तो मुझे अच्छे लोगों से ही कनेक्ट कर पाता हूँ, तो ये है। अच्छा, मैंने मतलब मुझे तो पूरी बात पता नहीं, आपको गाना बहुत पसंद है और आपने शायद इंडियन आइडल में जाने का ट्राई किया था या सोचा था, ऐसा कुछ है? मैं नहीं गया था। अच्छा। तो हम 11वीं से 12वीं में जा रहे थे और मेरा एक दोस्त था जो मेरे क्लास में पढ़ता था, तो अमृतेश, अगर वो सुन रहे हो कहीं पे, तो उसका ये हुआ कि वो बड़ा अच्छा गाता था और मुझे गाने का शौक सा है। मतलब मैंने सीखा नहीं, मैंने एक्चुअली 9th-10th में मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता था। मैं जाता था एक जगह पे, हारमोनियम पे मैं गाना वाना बजाता था, ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा था किसी से, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं हो पाया कुछ कारण से, वो नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। अमृतेश को लगता था कि वो जो है बड़े अच्छे सिंगर हैं, और गलत बात भी नहीं है, वो अच्छे सिंगर तो थे ही, हैं ही। तो उसने बोला कि यार चलते हैं जरा, कलकत्ता में जो है इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा है, तो तुम चलो मेरे साथ। तो हम बोले यार हम चल लेंगे, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, ऋषिकेश को ही बोलो चलने के लिए। हाँ। तो बोला कि ठीक है, ऋषिकेश को ही बोलते हैं। तो हम तीनों जो है गए अमृतेश को ऑडिशन दिलाने के लिए। लेकिन मेरे और ऋषिकेश के लिए बड़ी बात है कि हम पटना से पहली बार ऐसा बाहर निकल रहे थे, स्टेट से बाहर, खुद से। तो कलकत्ता हम गए और बहुत एंजॉय किया, देखा हमने दुनिया, और पहली बार किसी बड़े शहर को देख रहे थे खुद से। उसके पहले तो क्या है कि आसपास से देखते हैं। अमृतेश का नहीं हुआ इंडियन आइडल, लब्बल हुआ अब ये है कि उसने पहला सुर लिया था और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो सुन रहे थे वो कान के कच्चे थे, अमृतेश के सुर ज़्यादा पक्के थे। तो हम इसी बात को सच मान के आगे बढ़ना चाहेंगे जीवन में। ओके। निहाल, जैसे जैसे हम अपने पॉडकास्ट के जी आखिरी की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं। अरे वाह। जिसमें थोड़े से क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको आंसर करना होगा, या तो आप यस या फिर नो में भी कर सकते हैं, 1 लाइन 1 सेंटेंस, या अगर आप नहीं करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो शुरू करें? जी कीजिए। तो इसमें सबसे पहला ये है, बिहार, दिल्ली और मुंबई। मुंबई, अब तो मुंबई। ओके। राइटिंग, एक्टिंग? राइटिंग। फेवरेट राइटर? आर.के. नारायण, तो हमने बात की जी। लेकिन उनके अलावा किसी और का नाम लेना हो और जिसका नाम अभी तक नहीं लिया है, तो फिलहाल मैं अभी रिसेंट बता दीजिए। अभी जो मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूँ वो रोमन स्टोरीज है, झुम्पा लाहिरी की जो नई किताब आई है, तो वो पढ़ रहा हूँ मैं, और वो भी बहुत सुंदर कहानियां लगती हैं। इसके अलावा बहुत राइटर तो खैर। फेवरेट कोई नज्म या कोई पोइट्री की कोई लाइन जो आपको बहुत पसंद है? बिल्कुल है। अगर नज्म की बात करें तो मुझे एक वो अभी मैंने एक गज़ल है राम दरश मिश्र की। ओके। और वो मुझे कहीं से वो गज़ल टकराई। वो ऐसे है कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहाँ पहुँचे आप छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। और ऐसे पूरी गज़ल है जो बहुत खूबसूरत है। मैं शायद शब्द इधर उधर हो रहे होंगे, लेकिन वो मुझे लाइन इतना बढ़िया लगा, जहाँ पहुँचे आप छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। तो वो मुझे बहुत पसंद है अभी फ़िलहाल, वरना तो ऐसे बड़े फेवरेट्स। बहुत बढ़िया। अपने बारे में कोई एक अच्छी बात और कोई एक ऐसी बात जो इम्प्रूव करनी चाहिए, बुरी बात नहीं बोलूँगी। इम्प्रूव करनी चाहिए वो तो बहुत सारी हैं। आपको मतलब मुझे तो पता ही है कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, और जिसमें एक है जो मैं टाइम का सही असेसमेंट नहीं कर पाता। तो मैं अपने एक दुनिया में रहता हूँ और कई बार मैं कई जगह पहुँचने में लेट कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ मैं तो सच में देर कर देता हूँ। तो वो है जो मुझे हमेशा ठीक करना होता है जो है। उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। मैं जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं, जो सबसे करीबी लोग हैं मेरे जीवन में, वो मेरे ख्याल से हम सभी के साथ होता होगा। जो मेरा वर्स्ट पार्ट है वही देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो दुनिया के लिए मैं जो अच्छा इंसान हूँ, वो सबसे करीबी लोगों के लिए मैं शायद उतना बेहतर हो सकूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो वो इम्प्रूवमेंट है, एक और इम्प्रूवमेंट की एक है। अच्छी बात जो आपको लगता है कि ये तो मैं दोस्त हूँ, मैं दोस्ती ठीक ठीक कर लेता हूँ, और विच हैज़ ऑलवेज, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम फ्रेंड्स विथ, मतलब वही है, कुछ देर पहले ही मैंने बोला कि दोस्त बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं जीवन में कई लोग, जब बोलता भी हूँ ये बात तो रियलाइज़ कर लेता हूँ कि कई लोग जीवन में आए और उनके साथ साथ निभाने का मौका मिला और अच्छा गया है, तो मैं मोरलेस ठीक इंसान हूँ इस मामले में। ओके ओके। फैमिली सब कुछ, मैं बहुत पारिवारिक, घोर पारिवारिक इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा। लव, सब कुछ, हेट, ह्यूमन। फेवरेट फूड, लिट्टी मैं चोखा। बिहारी हूँ। चोखा नहीं, मैं लिट्टी बस को लिट्टी। मीट के साथ खाता हूँ या फिर चिकन के साथ, ऐसा। बट लिट्टी अपने आप में, मैं बड़ा हुआ हूँ लिट्टी पे, मतलब मैं लिट्टी सत्तू पराठा बहुत ज़्यादा खाया। हाँ सत्तू तो हमारी नस नस में हाँ, होता है, हाँ, कहते हैं ना, हाँ, रगों बहुत। में है हमारे, हम बिहार मेरा से। डीएनए में मिलेगा, मेरा हाँ, friends ब्लड ऐसे ग्रुप भी है बोल- लिट्टी पॉजिटिव। कि सत्तू लेके आए हो क्या रास्ते में? क्यों? अरे बिहार से हो ना? मैंने बोला अरे हाँ ओके। लास्ट में ऐसी कोई नज्म या कोई पोइट्री जो आपने लिखी हो या फिर किसी राइटर की हो या किसी फ्रेंड की, अगर आप वो हमें एक या दो लाइन सुनाना चाहें तो? मैं सुना सकता हूँ, उसके लिए वो करना होगा, थोड़ा सा एक वो निकालना होगा कहीं से, किसी और की सुना देता हूँ। मुझे जोश मलिहाबादी जो शायर रहे हैं, वो बहुत पसंद है। तो जोश मलिहाबादी की एक लंबी नज्म है जिसका नाम था रिश्वतें। बहुत है, मतलब जोश मलिहाबादी कभी पढ़ने का मौका मिले पढ़िएगा। हाँ मैंने उनको नहीं पढ़ा, हाँ, जो वो मलिहाबादी। बहुत मकबूल शायर रहे इस देश के, और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाना हो गया उनका। उनकी एक नज्म है रिश्वतें, जो बहुत 32 पैराग्राफ या 16 पैराग्राफ ऐसा कुछ है, जो बहुत लंबी नज्म है। Okay. उसका एक पैराग्राफ है जो मुझे हमेशा वो ना बड़ा ह्यूमन है। उसमें वो ऐसे है कि पत्थरों को तोड़ते हैं आदमी के उस्तख्वां, संग बारी हो तो बन जाती है हिम्मत साहिबा, पेट में लेती है लेकिन भूख जब अंगड़ाइयाँ, और तो और बच्चे को चबा जाती है माँ। क्या बताएं बाजियां हैं किस कदर हारे हुए, रिश्वतें फिर क्यों ना ले हम भूख के मारे हुए। तो ये मुझे ना, और उस पे ना पूरा मिडिल क्लास और ये सभी लोगों के जो माली हालत है और ये सभी चीज़ें। इसी तरह उनका एक और था आदमी करके, उनकी एक लंबी नज़्म है जोश मलिहाबादी की। वो ऐसे है कि खैर वो याद नहीं आ रहा, बट अगली बार के लिए हाँ, रखते हैं वो जोश मलिहाबादी बड़े पसंद है। निहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, और हमें इतनी सारी ढेर सारी अच्छी किताबों के बारे में, अपनी राइटिंग के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपके लिखे हुए के कारण आपसे बात करना चाहता है, तो एक अलग कॉन्वर्सेशन होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया किताब पढ़ने के लिए, कहानियों के बारे में बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट है। आप बहुत खूब सारे पॉडकास्ट बनाएं और हम बाकी एपिसोड ज़रूर देखें। आपकी अगली किताब के लिए आपको बहुत बधाई, और हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे और इसका पढ़ेंगे इस किताब को। और हो सके तो जब भी आपको मौका मिले और आपके पास समय है तो हम फिर से करेंगे आपके साथ हाँ, वो podcast। नई किताब पढ़िएगा, फिर उस पूरी किताब पे बातचीत करेंगे, तो वो मज़ेदार होगा। आपसे अगर आप उसको पढ़ेंगी तो उस पर एक लंबी बातचीत हम कर पाएंगे। जी, अगर आप अपनी और हमारी दोनों की ऑडियंस को अगर कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ इरशाद है। नहीं, कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे। प्रेरणा बड़ा अच्छा पॉडकास्ट करती हैं, इनके बाकी एपिसोड भी मैंने देखे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा हो, आप जहाँ भी देख रहे हो, तो इसे फॉलो या सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, और भी एपिसोड ज़रूर सुनिए, क्योंकि बड़ा खुल के, बड़े इत्मीनान से आप बात करती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है आपके पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद।